क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट भारतीय हजार वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री में हमने पढ़ा था कि जो आरंभिक आखेटक खाद्य संग्राहक मनुष्य था, आरंभिक कृषि जो हुई, आरंभिक जो नगर बसे, आरंभिक जो बड़े बड़े राज्य बसे, वो हमने क्लास 6 के एनसीईआरटी में पढ़ा था। अभी 7th में हम मध्यकालीन इतिहास यानी 700 से लेकर 1750 ईस्वी तक का जो टाइम पीरियड है, 1000 वर्ष जो हैं ये, इनके इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कृषक समाजों का विस्तार हुआ, क्षेत्रीय और सामाजिक राज्यों का उदय हुआ, और हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म जो मेन धर्म, हिंदू धर्म में किस तरह का बदलाव आया, और जो इस्लाम धर्म था भारतीय उपमहाद्वीप के लिए एक नया धर्म था, उसका विकास भारतीय उपमहाद्वीप में कैसे हुआ, यूरोप से व्यापारिक कंपनियों का आगमन किस तरीके से हुआ, ये हम इसमें पढ़ेंगे। ये बेसिक बैकग्राउंड है। तो इसमें यही बता रखा है स्टार्टिंग में कि भारतीय उपमहाद्वीप का 1154 ईस्वी में अरब भूगोलवेता अल इदरीसी ने एक नक्शा बनाया था, जिसमें आज के उत्तर भारत की जगह उन्होंने दक्षिण भारत को दर्शाया और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है। जो आधुनिक जो भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है उससे ये रिसेंबल नहीं करता है, मिलता नहीं है। इसके बजाय जो 1720 में फ्रांसीसी मानचित्रकार थे गुइलाम दी लिस्ले, उनके एटलस नुओ के द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा बनाया गया, जो आज के नक्शे से काफ़ी मिलता जुलता है। स्पेशली जो तटरेखा है वो आज के जो भारतीय उपमहाद्वीप का नक्शा है उससे काफ़ी मिलती है। हालांकि जो अंदरूनी क्षेत्र है वो काफ़ी भिन्न है इनसे। फिर ये है कि आगे बता रखा है कि समय के साथ साथ सूचनाओं का संदर्भ बदलता है और भाषा और अर्थ भी बदल जाते हैं। जो हमने क्लास 6 की जो एनसीईआरटी में जो हिस्ट्री पढ़ी, जो आरंभिक जो कृषक था, आरंभिक जो मनुष्य था 20 लाख साल पहले का, उसका अध्ययन करने के लिए हमें कोई लिखित सामग्री नहीं मिलती है। उस टाइम के जो भी हमें उनके जो पत्थर के औजार हैं, पाषाणकालीन उपकरण, या जो भी मिट्टी के बर्तन या जले हुए अनाज के दानों के अवशेष, उनसे हमें उनका जीवन शैली का पता लगाना पड़ता है। लेकिन समय के साथ साथ लिखित सामग्री की उपलब्धता बढ़ती है, तो हमें इतिहास जो सूचना के जो संदर्भ है वो भी बदलते हैं। पहले आप जहाँ भौतिक स्रोतों से आप सूचनाओं का संकलन करते हो, अब भौतिक स्रोतों के साथ साथ आपके पास लिखित सामग्री का स्रोत भी बढ़ता जाता है। इसी तरीके से समय के साथ साथ भाषा और अर्थ भी बदल जाते हैं। तो इसमें ये ऐसे बताया गया है कि जो 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार थे मिनहाज सराज, उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग करा। तो हिंदुस्तान शब्द से उनका आशय दिल्ली सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सल्तनत के जो क्षेत्र थे, जो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाके थे, उनका जो आज हम जो हिंदुस्तान का जिस अर्थ में प्रयोग करते हैं उस अर्थ में उनका आशय नहीं था। इसी तरह 16वीं सदी में जो बाबर थे, मुगल साम्राज्य के भारत में संस्थापक, उनके द्वारा हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया गया, जो कि लगभग 14वीं सदी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंदी के लगभग समान था। यानी उन्होंने किसी एरिया को हिंदुस्तान नहीं कहा, उन्होंने जो भारतीय लोगों की जो संस्कृति है, यहाँ की जो नेचर है, भूगोल है, उसको उस संस्कृति को इन्होंने, सामाजिक आर्थिक संस्कृति को इन्होंने हिंदुस्तान शब्द का नाम दिया। फिर इसमें बता रखा है कि इतिहासकारों को किसी भी शब्द का प्रयोग करते हुए अत्यंत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि जो प्राचीन समय में यानी अतीत में उस शब्द के मायने अलग थे, और अब हम हो सकता है कि उस शब्द का अर्थ हम अलग अर्थ में प्रयोग करते हों। एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे विदेशी शब्द है, आज विदेशी शब्द को हम इस तरीके से प्रयोग करते हैं कि जो कोई भारतीय ना हो, लेकिन प्राचीन काल में कोई किसी गांव में आने वाला कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस गांव का सदस्य ना हो, जो उस गांव की संस्कृति से परिचित ना हो, वो विदेशी कहलाता था, जो कि फारसी में अजनबी, हिंदी में अजनबी, और हिंदी में परदेसी और फारसी में अजनबी होता था। तो इसमें कोई वनवासी आ गया किसी ग्राम में तो वो भी विदेशी कहलाता था, या नगरीय जो जीवन शैली थी उसमें कोई ग्रामीण व्यक्ति आ गया वो भी वो विदेशी कहलाता था। और लेकिन एक ही गांव में रहने वाले दो अलग अलग धार्मिक और जाति परंपराओं से जुड़े वाले व्यक्ति, क्योंकि वो एक दूसरे की परंपराओं को जानते थे, एक दूसरे को जानते थे, तो वो अलग अलग होने के बाद भी एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं थे। इसी तरीके से हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो दास शब्द है वो
सर्वप्रथम आर्यों ने उन व्यक्तियों के लिए करा जो कि यज्ञ नहीं करते थे, उनके जो कर्मकांड थे उन्हें नहीं मानते थे। लेकिन कालांतर में धीरे धीरे दास शब्द का प्रयोग गुलामों के लिए, युद्ध में जो बंदी बनाए गए स्त्री पुरुषों के लिए किया जाने लगा, यानी अर्थ बदल गया। तो इसलिए इतिहासकारों को शब्दों का जो चयन है, उनके प्रयोग है, उनका अत्यंत सावधानी से उपयोग करना चाहिए, क्योंकि उनके अर्थ समय के साथ साथ बदलते रहते हैं। फिर बता रखा है इतिहासकार और उनके स्रोत। तो जो इस बुक में जो ये 7th क्लास की एनसीईआरटी है, बेसिकली मध्यकालीन इतिहास है, 700 से 1750 ईस्वी का, लगभग हम 1000 वर्षों का इतिहास पढ़ेंगे। तो इसमें बताया गया है कि जैसे मैंने बताया, लिखित स्रोतों की संख्या बढ़ी, लिखित सामग्री की जो उपलब्धता है इतिहासकारों को वो ज़्यादा मिलती है। सिक्कों, शिलालेखों, स्थापत्य और लिखित सामग्री के रूप में उन्हें ये स्रोत मिलते हैं। और ये लिखित सामग्री की उपलब्धता बढ़ने से जो सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों पर इतिहासकारों की निर्भरता कम हो गई। तो जो उस काल का जो लिखित स्रोत था वो धर्मग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन, उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि के रूप में हमें उपलब्ध होता है, जिसे इतिहासकार उस समय का बारे में पता लगाते हैं। जो शासक, धनी व्यक्ति, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित करते थे, जिन्हें पुस्तकालयों और अभिलेखागारों में रखा जाता था। पांडुलिपियाँ हमने लास्ट ईयर पढ़ा था कि पांडुलिपियाँ हाथ से बनी हुई जो पुस्तकें होती हैं उन्हें पांडुलिपियाँ कहते हैं। और जो अभिलेखागार है वह स्थान जहाँ पे इन दस्तावेजों को, पांडुलिपियों को सुरक्षित रखा जाता था, संग्रहित रखा जाता था, वो अभिलेखागार कहलाते हैं। तो जो पांडुलिपियाँ जो सुरक्षित रखी गई हैं, जो लिखित सामग्री हैं, वृत्तांत हैं, इनसे इतिहासकार ये जो टाइम पीरियड है इसका पता लगाते हैं। फिर है कि लेकिन इसमें एक कारण दिया गया है कि इतिहासकारों के लिए इस काल का अध्ययन, जो मध्यकाल का जो अध्ययन और जानकारी प्राप्त करने हेतु इन पांडुलिपियों का उपयोग करना कठिन था, वो क्यों था। तो उसका ये बता रखा है कि उस समय छापे खाने नहीं होते थे, कोई प्रिंटिंग मशीन्स नहीं होती थी। तो जो लिपिक और नकल नवीस थे उन्हें हाथों से ही जो मूल लेखक द्वारा लिखी गई जो पांडुलिपि है उसकी प्रतिकृतियाँ बनानी होती थी। तो कई बार क्या होता है, लिखावट समझ में नहीं आने पर लिपिकों द्वारा स्वयं ही समझ के अनुसार उस लिखावट का अर्थ ले लिया जाता, जो मूल अर्थ से कई बार सर्वथा भिन्न होता, या फिर हुबहू उस लिखावट की बिना अर्थ जाने नकल कर दी जाती, जिससे मूल पांडुलिपि तथा उसके बाद की गई उत्तरोत्तर प्रतिलिपियों में अंतर आता जाता। इससे एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग हो जाती। इस कारण इतिहासकारों को एक ही ग्रंथ की विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है ऑथेंटिक सूचना प्राप्त करने के लिए। दूसरा रीज़न ये होता है कि कई बार लेखक द्वारा भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन कर दिए जाते हैं। जैसे आज हम देखते हैं कि कोई भी बुक लॉन्च होती है, तो कोई भी नोवेल है, उपन्यास है, तो जो लेखक है वो उसके संशोधित संस्करण जारी करता रहता है समय समय पर। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में भी जो मध्यकाल था उसमें भी जो लेखक थे वो अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। जैसे कि 14वीं शताब्दी के इतिहासकार हैं जियाउद्दीन बर्नी, इन्होंने अपना पहला वृत्तांत 1356 में लिखा और दूसरा 2 साल बाद 1358 ईस्वी में लिखा, और दोनों में काफ़ी अंतर है। तो ये समय के साथ साथ लेखक की अपनी समझ, चीज़ों को देखने के नज़रिए में भी परिवर्तन आता है। तो जो उसका जो वृत्तांत है, इससे जो वो जो संशोधित जो करके लिखता है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। फिर इसमें बताया गया है कि फ़ारसी और जो अरबी जो लिपि हैं दो, इसमें एक नस्तलिक लिपि है जिसमें बाईं ओर वन जोड़ के धारा प्रवाह से लिखा जाता है, और एक शिकस्त लिपि होती है जो कि दाईं ओर लिखी जाती है, सघन, संक्षिप्त और कठिन होती है। इसमें ये बताया गया है कि जो जैसे प्राक संस्कृत है वो अभी जो आधुनिक जो संस्कृत भाषा है उससे काफ़ी अलग होती है। इसी तरीके से जो फ़ारसी भाषा है, जो पुरानी फ़ारसी भाषा है, वो आधुनिक फ़ारसी भाषा से काफ़ी भिन्न है, क्योंकि अर्थ बदल गए हैं और वो थोड़ा जो लिखने का तरीका है वो अभी जो आज के टाइम से काफ़ी अलग हो गया है। फिर ये जो 700 से 1750 ईस्वी का जो 1000 वर्ष हैं, इस दौरान कई सामाजिक और राजनीतिक समूह आए नए। तो इससे क्या हुआ कि भारतीय उपमहाद्वीप में नए तरह का एक खान पान आया, जैसे आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। और जो नई नई टेक्नोलॉजी भी आई, नई नई प्रौद्योगिकी आई, जैसे सिंचाई में रहट, कताई में चरखे और युद्ध में बारूद जैसे हथियारों का, आग्नेय अस्त्रों का उपयोग करना, इस्तेमाल करना। यानी जो लोग आते थे वो अपने साथ साथ नई नई तरीके की प्रौद्योगिकी भी लाते थे, जो जिससे कि लोगों का इनसे वास्ता पड़ता और वो इसे अपनाते थे। ये नई प्रौद्योगिकियाँ और फसलें जैसे कि आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी, ये इस भारतीय उपमहाद्वीप में आने वाले लोगों के साथ आई, जो अपने साथ नए विचार लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप क्या होता है, इससे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते रहते हैं। यानी
नई नई प्रौद्योगिकियाँ, खान पान में जो परिवर्तन आता है उससे इन संस्कृतियों में भी परिवर्तन आते हैं। मध्यकाल में जहाँ प्राचीन काल में यात्रा करना दुर्गम था, वहीं मध्यकाल में लोगों का यात्रा करना यकायक बढ़ गया था, जिससे भारतीय उपमहाद्वीप में उपलब्ध अपार संपदा और अपना भाग्य करने हेतु मौजूद अपार संभावनाओं का लाभ जिन समुदायों द्वारा उठाया गया, उनका इस काल में महत्व बढ़ गया। तो वैसा ही एक एग्जाम्पल है एक समुदाय का, राजपूत, जो राजपुत्र जिसे कहें, राजा का पुत्र। तो ये 8वीं से 14वीं सदी में आमतौर पर क्षत्रिय वर्ण के योद्धाओं के लिए ये प्रयुक्त होता है। तो जो राजपूत शब्द है, इसके अंतर्गत राजा और सामंत वर्ग के लोगों के अतिरिक्त अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत सेनापति और सैनिक भी शामिल थे। यानी जो अपने क्षत्रिय होने का दावा करते थे वो राजपूत कहलाते थे। तो वो कोई भी सैनिक होता था वो भी अपने आप को एक राजपूत कहता था, जो कि योद्धा होता था। फिर मध्यकाल में जो सिख हैं, मराठा हैं, जाट, अहोम और कायस्थ हैं, जो लिपिक और मुंशी का कार्य करने वाली जाति हैं, इन समूहों का भी अपने वर्चस्व इनका भी बढ़ा। फिर है पर्यावास। सबसे पहले बात तो पर्यावास क्या होता है? पर्यावास होता है किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वाले सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से। जो समुदाय वहाँ किसी एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में रहता है, वो किस तरह की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली अपनाए रखता है, वो पर्यावास कहलाता है। तो मध्यकाल जो है, इस टाइम पीरियड में कई परिवर्तन आ रहे थे, महत्वपूर्ण परिवर्तन आ रहे थे। क्या हो रहा था कि जो रहवासी क्षेत्र बढ़ रहा था, यानी जंगलों की कटाई हो रही थी, और जो खेती करने के लिए क्षेत्र बढ़ रहा था। खेती करने के लिए क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि नए नए राज्य स्थापित हो रहे थे। उनके लिए हमने थोड़ा बहुत संक्षेप में पढ़ा है लास्ट ईयर कि उनके लिए जो प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। और उस वक्त जो कर राजस्व की जो स्रोत था कर राजस्व में वृद्धि का, वो फसलों से कर का ही था। तो जो इसके लिए खेती का क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता थी। तो जो जंगल हैं वो काटे जा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, जो वनवासी थे, जो वनों की जो जीवन शैली है उसके अभ्यस्त थे, उनको या तो वो जगह छोड़नी पड़ रही थी वनों की कटाई की वजह से, या उन्हें खेती करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। उन्हें ज़मीन की जुताई करके वो नए नए कृषक बन रहे थे। तो ये जो एक समूह, जो नया कृषक समूह बना, ये पहले से स्थापित जो एक वो समुदाय था, वो क्षेत्रीय बाजार मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगा। वो धीरे धीरे वो जो पहले से स्थापित जो जटिल समाज था, धीरे धीरे ये जो वनवासी हैं, ये कृषक होते हुए उस समाज का अंग बन गए, और उन्हें वही कर चुकाने पड़ते, स्थानीय मालिक वर्ग की बेगार करनी पड़ती। तो इससे क्या हुआ, किसानों के मध्य आर्थिक और सामाजिक अंतर आने लगे। आर्थिक और सामाजिक अंतर कैसे आने लगे? क्योंकि पहले जो स्थापित जो समाज है, उसमें जो उस समाज का जो अंग है, पुरोहित वर्ग या व्यापारी वर्ग, उसकी अपेक्षा जो ये वर्ग है, ये भी आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे उतना सुदृढ़ नहीं हुआ है। दूसरा, इनमें आपस में भी अंतर होते थे। जैसे कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, कुछ लोग कृषि के अतिरिक्त खाली समय में दस्तकारी आदि का कार्य भी करते थे। तो धीरे धीरे समाजों में अंतर बढ़ने लगा और लोग जातियों और उपजातियों में बंटने लगे। जातियों उपजातियों में कैसे? जैसे जो मवेशी पालने लगे, पशुपालन का कार्य करने लगे, वो एक अलग जाति हो गई। जो दस्तकारी या शिल्पकारी का कार्य करने लगी, वो एक अलग जाति हो गई। तो धीरे धीरे इस तरीके से जाति व्यवस्था आई। इसमें पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर समाज में उन्हें ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाता। हालांकि ये दर्जे स्थायी नहीं होते थे। जो जाति अपना वर्चस्व स्थापित कर देती, वो अपना ऊंची हो जाती उस समाज में, और जो नहीं कर पाती उसे निम्न दर्जा दिया जाता। तो सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण, जिस जाति के पास जितना ज़्यादा होता, उस जाति का वर्चस्व उतना ही होता। तो एक ही जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता था और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। फिर जाति पंचायत एक वर्ड आया है, वो क्या होता है? देखिए, अपने जाति समझ में आ गया कि कोई भी अपना एक व्यवसाय अपना लिया। जैसे दस्तकारी का कार्य करने वाला एक समुदाय हो गया, तो उनकी एक अपनी जाति हो गई। पशुपालन करने वालों की एक अपनी जाति हो गई। जो एक सिर्फ खेती का काम करते हैं, उनकी एक अपनी जाति हो गई। बुनकर जो है वो एक शिल्पकार है, वो एक जाति हो गई। तो ये जो जातियाँ हैं, ये अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए और अपने जो जिस भी क्षेत्र में रहते, जिस भी गाँव में रहते, उन गाँव के रिवाजों का पालन करने के लिए अपने अपने नियम बनाती, जिसका पालन जाति के बड़े बुजुर्ग जो लोग थे, उनकी एक सभा होती थी, वो उस पूरे समाज में, उस पूरी जाति से वो उन नियमों का पालन करवाती, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। हालांकि एक ही क्षेत्र में हो सकता है एक ही जाति ना रहती हो, दो से अधिक या अलग अलग जातियाँ रहती हों, तो इनको अपने जो क्षेत्र और गाँव के जो नियम थे, अपने जातिगत नियमों के अतिरिक्त उन नियमों को भी मानना पड़ता था, जिन पर कई बार मुखियाओं का शासन भी हो सकता था। तो ये जो किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी जाति,
पूरा एक गांव आप नहीं कह सकते हो सकता है कि एक गांव में एक ही जाति रहती हो, लेकिन हो सकता है एक गांव में दो या दो से अधिक जातियां भी रहती हों। तो ये एक इकाई है एक राज्य की छोटी। फिर आता है क्षेत्र और साम्राज्य। क्षेत्र और साम्राज्य क्या होता है, जैसे 700 ईस्वी तक जो हुआ जो कई क्षेत्र हैं उनके अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे। उनकी अपनी भाषा और सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। बड़े बड़े राज्य स्थापित हो गए थे जो विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के अंतर्गत बृहत्तर क्षेत्र, एक बड़ा भौगोलिक क्षेत्र शामिल हुआ करता था। तो इसी में बताया गया कि संस्कृत प्रशस्ति में दिल्ली के सुल्तान हैं गयासुद्दीन बलबन, जिनका टाइम पीरियड रहा है 1266 से 1287 ईस्वी। तो गयासुद्दीन बलबन की प्रशस्ति लिखी गई है, उसमें उन्हें पूर्व में बंगाल गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान की गजनी तक फैले विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया है, जिसमें संपूर्ण दक्षिणी भारत द्रविड़ भी शामिल था, जैसे गोड़, आंध्रा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र शामिल था। तो एक जो बड़े बड़े साम्राज्य जो हैं वो अब आ रहे थे, अस्तित्व में आ रहे थे, जैसे चोल, तुगलक और मुगल आदि इसमें बता रखा है। जो हमने जो टाइम लाइन ली है 700 से 1750 ईस्वी, इसमें हम इनमें पढ़ेंगे कि किस तरीके से ये अस्तित्व में आए और ये साम्राज्य लेकिन समान रूप से स्थिर या सफल नहीं थे। फिर इसमें बताया गया है कि ये 1318 में कवि अमीर खुसरो ने बताया कि हर क्षेत्र की एक अलग अलग भाषा है। सिंध की सिंधी है, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री, कर्नाटक की जो लैंग्वेज है तेलंगानी, आंध्रा की गुजरी, महाबारी, गौड़ी बंगाल में, अवधी और हिंदवी। और इन भाषाओं के विपरीत एक संस्कृत भी है, जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है लेकिन प्राचीन भाषा है, जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं। आम जनता के बीच में वो पॉपुलर नहीं है, आम जनता उससे वाकिफ़ नहीं है। फिर इसमें बताया गया है कि जो ये सर्व क्षेत्रीय साम्राज्य थे, बड़े बड़े साम्राज्य थे, इन्हीं में एक क्षेत्रीय राज्य भी उभर रहे थे इसी समय काल के दौरान। कैसे? तो उसमें बताया गया कि जब मुगल वंश, एग्जाम्पल के तौर पे बताया है कि जब मुगल वंश 18वीं सदी के पतन के ढलान पे था, तब क्षेत्रीय राज्य फिर से उभरने लगे। लेकिन इन राज्यों में प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति और भाषा के संदर्भ में वही परंपराएं लागू रही जो विरासत में इन राज्यों को मिली थी। और ये परंपराएं जो हैं, ये हो सकता है जो उस विशाल जो साम्राज्य था उसका पार्ट है, या ये भी हो सकता है कि ये इनकी अपनी खुद की चारित्रिक विशेषताएं लिए हुए परंपराएं थी, अपने क्षेत्र विशेष की जो चारित्रिक विशिष्टताओं को अपनाए हुए थी। लेकिन इनमें सर्व समन्वय की सर्व क्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था, यानी उनमें समन्वय भी था। मतलब दो क्षेत्रीय राज्य हैं, हो सकता है उनकी अपनी एक अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन उनमें समन्वय भी होता था। उनमें एक भिन्न भिन्न होते हुए भी एक कॉमननेस उनमें थी। फिर पुराने और नए धर्म, ये जो 1000 वर्ष जो हम पढ़ रहे हैं मध्यकाल के, इसमें धर्मों में भी काफ़ी परिवर्तन आया। सबसे पहले धर्म क्या है? धर्म देखिए किसी भी दैविक तत्व में सामूहिक आस्था जो समुदाय विशेष के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती है। तो इतिहास के इन 1000 वर्षों में धर्मों में भी कई परिवर्तन आए। जैसे हिंदू धर्म था, हिंदू धर्म में अब नए देवी देवताओं की पूजा होने लगी, जो मंदिर हैं वो विशालकाय होने लगे और राजाओं द्वारा बृहत्तर मंदिरों का निर्माण किया जाने लगा। विशाल मंदिर जो है आभा मंडल से निर्मित मंदिर, और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का महत्व और बढ़ता गया, उनकी सत्ता बढ़ती चली गई। तो एक क्वेश्चन ये आता है कि ब्राह्मणों का वर्चस्व कैसे बढ़ रहा था इस काल में? तो देखिए संस्कृत ग्रंथों की भाषा जो थी वो संस्कृत थी, जो भी वेद उपनिषद जो भी हुआ करते थे, तो जिनका ज्ञान सिर्फ ब्राह्मणों को होता था, जिसके कारण समाज में इनका मान सम्मान था। फिर जो जो नए नए जो शासक थे वो किसी भी क्षेत्र पर अपना जो वर्चस्व स्थापित करते थे, तो उन्हें मान्यता जो देते थे वो ये ब्राह्मण लोग दिया करते थे। और जो शासक थे वो बदले में इनको अपना संरक्षण प्रदान करते। तो शासकों का साथ मिलने से, शासकों को तो प्रतिष्ठा की चाहती कि हमें कोई एक वैलिडिटी दे दे कि भाई हम यहाँ मतलब क्षत्रिय हैं और हम इस सत्ता के मालिक हैं। और तो वो जो वैलिडिटी है वो ब्राह्मण दिया करते थे, और ब्राह्मणों को ये संरक्षक देते थे, जैसे कोई भूमिदान हो गया या उनको सुरक्षा प्रदान करते थे। तो उन दोनों का साथ मिलने से इनकी सत्ता इस काल में बढ़ती चली गई, समाज में इनका दबदबा बढ़ता चला गया। दूसरा महत्वपूर्ण परिवर्तन इन 1000 वर्षों में भक्ति की अवधारणा को भी लेकर भी आया। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जैसे मंदिर था, स्टार्टिंग में एक मंदिर की
ज़रूरत इसलिए महसूस की गई कि कोई भी देवी देवता है उसकी मूर्ति स्थापित की जाने लगी, तो उस मूर्ति को रखने के लिए एक पवित्र स्थान की ज़रूरत हुई, जिसके लिए एक गर्भगृह मतलब जो उसको पवित्र रखने का पवित्र स्थान है मंदिर का, वो बनाया जाने लगा। बाद में उसमें धीरे धीरे काफ़ी कुछ जोड़ा गया और बड़े बड़े मंदिर बनाए जाने लगे। तो इसी तरीके से एक परिवर्तन ये भक्ति की अवधारणा में भी आ रहा था कि जो पुजारियों के जो कर्मकांड है, इनके बिना जो एक भक्त है, जो वो स्वयं ही अपनी जो वो देवी देवता है जिसमें भी वो आस्था रखता है, उस तक वो स्वयं पहुँचे भक्ति से। तो ये एक महत्वपूर्ण अंतर उसमें आया था भक्ति की अवधारणा में। और नए नए धर्म भी इस काल में भारतीय उपमहाद्वीप में आए, तो उसमें से बता रखा है। जैसे इस्लाम धर्म आया 7वीं सदी में, जो व्यापारी थे, अरब व्यापारी और अप्रवासी थे, उनके द्वारा ये भारत में इसका प्रादुर्भाव हुआ इस्लाम धर्म का। तो इस्लाम धर्म जो है वो एक ही ईश्वर अथवा अल्लाह की सत्ता को स्वीकारते हैं, और इस्लाम धर्म में कोई किसी भी सामाजिक पृष्ठभूमि का हो, उसमें ऊंचे नीचे का भेदभाव नहीं है। वो अल्लाह जो है, जो भी जिस भी सत्ता को वो मानते हैं, उनको वो अपने समर्पित भाव से वो उन्हें किसी भी व्यक्ति को वो स्वीकार करते हैं। फिर जो हिंदू धर्म की भांति लेकिन इस्लाम धर्म की भी अलग अलग व्याख्या समय के अनुसार बनती गई। तो जो दो महत्वपूर्ण समुदाय हैं, शिया समुदाय और सुन्नी समुदाय। जो शिया समुदाय हैं वो पैगंबर जो साहब थे इस्लाम धर्म के, वो उनके दामाद अली को मुसलमानों का विधि सम्मत नेता मानते हैं। और जो सुन्नी समुदाय के जो लोग हैं वो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते हैं। तो खलीफा क्या है? खलीफा वो हैं जो इस्लाम के आरंभिक दौर में इस धर्म का नेतृत्व करते थे, वो जो लीडर थे उन्हें खलीफा कहा जाता है। तो उनके प्रभुत्व को स्वीकार करने वाले सुन्नी धर्म कहलाए। इसी तरीके से जो इस्लामी न्याय सिद्धांत की अवधारणाएं भी अलग अलग हैं। तो उसकी जो हनफी और शफी सिद्धांत परंपरा हमारे भारत में प्रसिद्ध हैं, और लेकिन इनकी परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर आते हैं। फिर समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। देखिए, जो इतिहासकार हैं वो समय को लेकर उनका नज़रिया ये रहता है कि समय जो होता है वो सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तनों को झलकाता है। विचारों और विश्वासों में कितना स्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है, समय ये दिखलाता है। तो इतिहासकार इसलिए अतीत को बड़े बड़े हिस्सों और कालखंडों में बांट देता है सुविधा के लिए। तो इसमें बताया गया है कि 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेजी इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युगों में बांटा। उसका बेस क्या था? उसका बेस उन्होंने आधार ये बताया कि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है, कि धर्म ही एक बेस है आपका, कि आप उस आधार पे उस समाज के अतीत को आप जानो। अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता इसके अकॉर्डिंग। लेकिन इसकी जो ड्रॉबैक है इस सिद्धांत को मानने का कि भाई आप हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश युग के अनुसार अतीत को पढ़ रहे हो भारतीय उपमहाद्वीप के, इसमें क्या होता है, भारतीय उपमहाद्वीप की विविधता की उपेक्षा हो जाती है। देखिए, कोई भी अगर धर्म के आधार पर देखें तो इसे हम नहीं कह सकते कि जो भारतीय ईसाई है वो दुनिया में कहीं भी जाए, वो हो सकता है वो ईसाई धर्म को मानने वाला हो, लेकिन उसमें एक भारतीयता का पुट रहेगा। तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि धर्म ही एकमात्र आधार हो अतीत को जानने का। तो जो आधुनिक इतिहासकार हैं वो आर्थिक और सामाजिक कारकों के आधार पर अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। तो वो प्राचीन, मध्यकाल और आधुनिक इतिहास, इन 3 कालखंडों में इतिहास को बांटते हैं। यहाँ पे हमें एक बात ये ध्यान रखनी है कि क्या होता है, जो मध्यकाल अचानक से चेंज नहीं होगा। वो प्राचीन काल का जो लास्ट का जो कालखंड है, वो मध्यकाल में जो घटने वाली घटनाओं का जो कारण है, जो कारक है, वो कहीं ना कहीं प्राचीन काल के लास्ट के जो कालखंड है उसमें मौजूद रहेगा। इसी तरीके से जो आधुनिक इतिहास जो है उसमें जो घटनाएं हैं उनका कहीं ना कहीं बैकग्राउंड है, वो कहीं ना कहीं मध्यकाल का लास्ट वाली जो कालखंड है उसमें मिलता है। तो जैसे हम देखें कि मध्यकाल ही हम पढ़ रहे हैं 700 से 1750 ईस्वी, तो जो उसकी जो 7वीं या जो 8वीं या 9वीं जो सदी है, वो जो ये 15वीं और जो 16वीं सदी है, उसकी बजाय उससे समानता ना रखते हुए जो प्राचीन कालखंड की जो 6ठी 4थी सदी है उससे ज़्यादा समानता रखेगी। यानी इंटर कहने का मतलब ये है कि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, और यही है। और ऐसा माना जाता है कि मध्यकाल जो था वो रूढ़िवादी था। रूढ़िवादी यानी भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का उसमें अभाव था। लेकिन ये पूर्णतः सत्य हम नहीं मान सकते। अंशतः सत्य है कि हाँ, और प्राचीन काल में जितना मतलब हर्षवर्धन का या जो हमने जो समय पढ़ा है, उस टाइम पे गुप्त जो काल था, उस टाइम पे जितना वैभवशाली था बौद्धिक तौर पर भी और तकनीकी तौर पर भी, उतना नहीं रहा। लेकिन पूरा रूढ़िवादी भी नहीं कह सकते, क्योंकि 1000 वर्षों के दौरान भारतीय उपमहाद्वीपों के समाजों में कई परिवर्तन आ रहे थे, कई क्षेत्रों की अर्थवृद्धि हो रही थी और आकर्षित किया।